आज नई कक्षा में आपका स्वागत है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मंजीत कौर, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदन नगर आलमबाग, विषय हिंदी, प्रथम अध्याय, प्रकरण है हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास के प्रथम भाग से अवगत कराऊंगी। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं पाठ के माध्यम से गद्य साहित्य का परिचय देते हुए हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करना, हिंदी गद्य का आविर्भाव, खड़ी बोली गद्य का विकास और विभिन्न युगों से जानकारी प्राप्त करवाना। सर्वप्रथम भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एवं छायावादी युग, इन सब का संक्षिप्त अध्ययन करते हुए हम भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का स्वरूप। प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्ति की आश्चर्यजनक क्षमता जो है वो प्रदान करी है। भाषा के माध्यम से मानव स्वयं के विचारों, भावों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इन भावनाओं को व्यक्त करने के दो माध्यम हैं। प्रथम है गद्य, द्वितीय है पद्य। मानव जो है अपना भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क के द्वारा जो है इन भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। गद्य के माध्यम से अपने भावों और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप में स्पष्ट किया जा सकता है और उसी का छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल, गति के प्रबंध की कलापूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक मनोभावों के साथ उपस्थित हो, वो पद्य या काव्य कहा जाता है। गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है। जब भी अपने विचार हमें दूसरे तक प्रसारित करने होते हैं तो वो माध्यम हमारा गद्य रहता है। साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति पर, हमारी समझने की शक्ति पर कि किस प्रकार से हम अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, तथा काव्य की बोध वृत्ति संवेदनशीलता पर आधारित होती है और काव्य कल्पना पर भी आधारित हो सकता है। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। ज्ञान विज्ञान से लेकर साहित्य, नाटक आदि के प्रकाशन का माध्यम और जो हमारे सामान्य व्यवहार की भाषा, प्रतिदिन की भाषा जो है वो गद्य है। अब हम बच्चों देखेंगे कि हिंदी गद्य का आविर्भाव प्राचीन रूप में कब और कैसे हुआ। पहले हम परिभाषा देख लेंगे। गद्य सामान्यता मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की जो छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा या उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समीचीन या उचित होगा। अब हम देखेंगे कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में प्राप्त होते हैं। 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में हमें राजस्थानी गद्य की झलक देखने को मिलती है। 13वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य मुनिजन विजय, संग्राम सिंह ने चरित कथा एवं वार्ता विधा के माध्यम से जैन धर्म के उपदेश एवं सिद्धांतों की रचना की।
ब्रज भाषा के गद्य का प्रारंभ संवत 1400 विक्रमी के करीब हुआ था और जो कि आप पूर्व कक्षा में गद्य साहित्य से और काव्य साहित्य से परिचित हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कृष्ण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के कवियों के विषय में पढ़ा है। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों तथा भक्तों ने भी हिंदी गद्य के विकास में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। बच्चों, अब हम देखेंगे 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं। गोस्वामी विठलनाथ श्रृंगार रस मंडन। गोस्वामी विठलनाथ जो थे वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। गोस्वामी विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ द्वारा माधुर्य भक्ति की स्थापना में योगदान दिया। वैकुंठमणि शुक्ल द्वारा अघन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाओं को समाहित किया है, उनको संकलित किया है। नाभादास जी की अष्टयाम, लल्लू लाल जी की माधव विलास, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका जो है 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का आविर्भाव आधुनिक रूप में कब हुआ। आधुनिक हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। इसी काल को ही नवजागरण काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य की प्रचुरता के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। जिस समय आधुनिक काल का आरंभ हो रहा था, उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हो रहा था तथा पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना को अपना रहा था। हमारे सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विचार, नवीन शिक्षा पद्धति एवं नए आविष्कार जो थे प्रभावित कर रहे थे, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर भी पड़ रहा था। तब इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं जो थीं, वो भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थी। 19वीं शताब्दी में आधुनिकता का संवाहक बन के हिंदी गद्य जो था वो अवतरित हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास जो है कि खड़ी बोली जो है आज की हमारी जो वर्तमान हिंदी है उसी का ही एक रूप है। दूसरे शब्दों में वह बोली जिस पर ब्रज भाषा या अवधी भाषा की छाप ना हो, ठेठ बोली, खड़ी बोली के नाम से कहा जाता है। खड़ी बोली आज की जो हमारी कार्यकारिणी भाषा हिंदी का पूर्व स्वरूप है। जिस समय आधुनिक काल खड़ी बोली गद्य का विकास किन कारणों से हुआ, अब हम ये देखेंगे। उस समय मुसलमान इस देश में आकर बस गए और उन्हें यहाँ की किसी एक भाषा को अपनाना था, क्योंकि वो प्रायः दिल्ली और पूर्व प्रांतों में अधिकता से आकर बस गए थे और ब्रज भाषा और अवधी भाषा उनके लिए अत्यंत कठिन थी। इसलिए उन्होंने मेरठ के आसपास की जो बोली थी उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसी को
खड़ी बोली या खरी बोली वो कहने लगे। उसके बाद हम देखेंगे खड़ी बोली का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ। भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक, द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 तक, शुक्ल युग एवं छायावादी युग। शुक्ल युग को ही बच्चों छायावादी युग भी कहते हैं। तो सन 1900 से 1938 तक शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को ही छायावादोत्तर युग से भी संबोधित किया जाता है। तो सन 1938 से 1947 तक। तत्पश्चात स्वतंत्रोत्तर युग जो है सन 1947 से अब तक। तो बच्चों आपकी परीक्षा में समय भी पूछा जाता है कि भारतेंदु पूर्व युग का विकास किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो ये आपके परीक्षा में भी जो सन है सहायक होंगे। अब हम बच्चों आज भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु पूर्व युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन 1570 ईस्वी में अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ से होते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रथम गद्य ग्रंथ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग विशिष्ट माना जाता है। हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जो जॉन गिलक्राइस्ट थे उनका भी विशेष योगदान माना जाता है। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हमारे भारत पर पड़ चुका था और उनको हिंदी भाषा को अपनाना था। इसलिए कलकत्ता में जॉन गिलक्राइस्ट ने प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं जो थी वो भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान भी अविस्मरणीय है। सदैव ही उनको याद रखा जाता है। भारतेंदु पूर्व युग में ही इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान रचनाएं जो हैं मुख्य रचनाओं में आती हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी के विकास में ईसाइयों का और आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईसाई पादरी थे, उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद हिंदी में करवाकर उसको पूरे उत्तर भारत में जो था वितरित किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने ईसाई धर्म के साथ साथ जो है हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार किया। महर्षि स्वामी दयानंद जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जो धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और वेदों के जो भाष्य थे वो भी उन्होंने हिंदी भाषा में लिखे और जो उनके अनुयायी थे अपने अनुयायियों को भी उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। अब हम देखेंगे कि भारतेंदु पूर्व काल में सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का
प्रथम समाचार पत्र कानपुर के पंडित जुगल किशोर जी ने उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया। तत्पश्चात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के महान उन्नायक और साहित्यकार थे। वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। अब प्रश्न ये है कि हिंदी विषय का प्रचार प्रसार किन्होंने किया, तो इसका श्रेय जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को जाता है कि वो हिंदी के उन्नायक और साहित्यकार होने के साथ साथ शिक्षा विभाग में वो कार्यरत थे और उनके प्रयत्नों से विद्यालयों में हिंदी को प्रवेश मिला। और उस समय चूंकि पाठ्य पुस्तकों का अभाव था, इसलिए उन्होंने स्वयं और उनके सहयोगी जो साहित्यकार थे उनसे भी उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की रचना करवाई। आगरा से प्रजाहितैषी समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रकाशित करवाया और कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया, जो कि उस समय के साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं आधुनिक युग के हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, किंतु उन्हें भारतेंदु अर्थात भारत के इंदु की उपाधि से विभूषित किया गया था। हिंदी गद्य इतिहास के साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी आधुनिक युग के कवि, लेखक, संपादक, संगठनकर्ता एवं समाज को नई दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई, इसलिए इस युग को हम लोग भारतेंदु युग की संज्ञा देते हैं। भारतेंदु जी ने उर्दू एवं ब्रज भाषा से मुक्त हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर भाषा का साफ सुथरा स्वरूप समाज के समक्ष रखा। भारतेंदु जी के प्रमुख साहित्यकारों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट आदि साहित्यकार का नाम अग्रगण्य है। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाएं। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य साहित्य को एक नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। मिर्जापुर से बद्रीनारायण चौधरी जी की आनंद कादम्बिनी, कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र जी की ब्राह्मण पत्रिका, प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, अलीगढ़ से तोताराम जी की भारत बंधु और भारतेंदु जी ने 9 वर्ष की अल्प आयु में ही कविता लेखन का प्रारंभ उन्होंने कर दिया था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा का सफल संपादन एवं प्रकाशन किया। सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 में बाल बोधनी नामक पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन एवं संपादन किया। अब हम देखेंगे बच्चों भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। भारतेंदु युग की जो है हिंदी साहित्य को एक विशेष योगदान दिया। उन्होंने रीति काल के श्रृंगारपूर्ण और राजराशय के वातावरण से निकालकर राष्ट्रप्रेम,
समाज सुधार आदि स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर इसे सामान्य जनजीवन से जोड़ दिया। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, देश अनुराग व्यंजक, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, रीति निरूपण, हास्य व्यंग रचनाएं और समस्या पूर्ति। इस काल में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्य की रचना की गई, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर। इसलिए देश में क्रांति लाने के लिए, समाज सुधार के लिए, प्रेरणा देने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन सब जो इन प्रवृत्तियां थी, इन विशेषताओं से सही साहित्य की उन्होंने रचना की। भारतेंदु जी अपनी मातृभाषा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका कथन था कि मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति करना अत्यंत ही कठिन है। निज भाषा उन्नति यहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु जी का प्रमुख स्वर समाज सुधार रहा। उन्होंने समाज सुधार के विभिन्न मुद्दे जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रचार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को भी मुखरित किया। भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं जो हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने निबंध, नाटक और आलोचना, उपन्यास आदि विभिन्न विधाओं में उनकी रचनाएं हुई हैं। भारतेंदु युग में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। मौलिक रचनाओं में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विश्वस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, अनुदित में विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस। उनके सहयोगी साहित्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि के उपन्यास जो और नाटक जो थे प्रमुख थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा मिली और भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को रीतिकालीन परंपराओं से अलग करके समाज, राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जनजीवन से जोड़ दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी की विभिन्न विधाओं का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ है। अब हम देखेंगे कि आज हमने हिंदी गद्य का आविर्भाव, विकास, खड़ी बोली का उद्भव, पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन किया है। अब हम लोग इसी से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम गद्य का आशय बताइए। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्त हैं? अकबर के दरबारी कवि का नाम एवं रचना का नाम, खड़ी बोली गद्य के प्रथम ग्रंथ का नाम, भारतेंदु युग के समय का उल्लेख, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम एवं स्थान लिखिए।